देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेशंस मतलब कर सकते हैं उसका कंसेप्ट देखा था। और उसके बाद एक ही क्वेश्चन हुआ था हमारा कंप्लीट, ठीक है, और एक इलास्ट्रेशन 7 होमवर्क दिया था, ये करवा देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखते, ठीक है। इलास्ट्रेशन 7 देखो इसमें दिया है बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एसेट 31 मार्च 2001 एंड 2000 इसको 2000 मान लेते हैं, वेयर एज फॉलोज। तो इक्विटी लाइबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पर 2001 और ये 2000 दिया, मतलब ये प्रीवियस ईयर और ये करेंट ईयर, ठीक है। इसमें है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल। तो जिसमें भी हमारा नोट्स टू अकाउंट्स है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 4, तो हम लोग समझ सकते हैं ये सब नोट्स टू अकाउंट्स का है, तो इसका डिटेल्स नीचे नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल ये 60,050, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब नोट्स टू अकाउंट्स दे दिया। शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर है। अब इक्विटी शेयर क्या हुआ है, देखो 50,000 था 60,000 हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस और ये करेंट ईयर, इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ा है, तो शेयर इशू हुआ होगा, ठीक है। ऐसा होगा कि शेयर कैपिटल तभी ना बढ़ता है अगर शेयर इशू हुआ है, अब ऑन बिहाफ ऑफ कैश हो या काइंड हो, लेकिन शेयर तो इशू हुआ है ये पता चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 5,000, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ये 4,000 पहले से प्रॉफिट था, इस साल 5,000 हुआ है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ प्लस 1,000 प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होगा, तभी जाके 5,000 हुआ। ट्रांसफर मतलब इस साल जनरेट हुआ होगा, तो ये हो गया है हम लोग का 5,000। डिविडेंड पेबल, देखो यहाँ पर 1,000 था, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब पे हो गया है, ठीक है। पेबल था, ये प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, अभी पे हो गया है, क्योंकि ये पेबल मतलब होता है ना कि पे करना चाहिए लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, अब पे हो गया होगा, इसीलिए पेबल नहीं दिखा रहा है, पे हो गया है तो वो तो एक्सपेंस की तरह पे हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट WDV, तो बिल्डिंग फिक्सचर व्हीकल ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग का तो कोई चेंजेस नहीं है, 10,000 था 10,000, ये फिक्सचर में चेंजेस है, 11 से 17 हुआ, यहाँ पर 8,000 से 12,500 हुआ। देखो जो भी चेंजेस है ना उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इसीलिए अकाउंट्स में चेंजेस दिख रहा है। फिर यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला है, इसमें भी चेंज दिख रहा है, इसका मतलब कैश जो है वो कम हुआ है, प्रीवियसली 8,500 था, अभी 4,000 हो गया है, मतलब कैश जरूर कम हो गया है पहले से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी नीचे एक दिया हुआ है, जिसमें देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, फिर टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ठीक है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स है, ठीक है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स है। फिर हो गया डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मतलब प्रोपोज डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब होता है प्रोपोज डिविडेंड जो है। और ये रिटेन प्रॉफिट, ये देखो 1,000 वही वाला, यही 1,000 प्रॉफिट के वजह से वहां पर 4,000 का प्रॉफिट क्या दिख रहा है, 5,000 दिख रहा है, ठीक है। 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पर 5,000 दिख रहा है, 1,000 रिटेन प्रॉफिट वहां पर चला गया। फिर डिप्रिशिएशन फॉर द ईयर, ये फिक्सचर का बता रहा है या व्हीकल का बता रहा है। डिस्पोजल्स मतलब अगर कुछ सेल कर दिया है इन लोगों ने एसेट, तो प्रोसीड्स और डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल सेल हुआ है 1,700 का। अच्छा, इसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू बता रहा है 1,000 प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अच्छा, ये जो डिस्पोज हुआ है मतलब व्हीकल, वो 1,700 का, मतलब उसमें कैश रिसीव हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू था 1,000, तो 700 का प्रॉफिट हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो बोल रहे प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देना है 31 मार्च 2001 का, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मेट जो है वो पूरा तुम लोग भी कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है, जो मैंने सिखाया था हम लोग भी कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे। मतलब ये पूरा जो फॉर्मेट है ये हम
बनाने के लिए बोल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आ जाएगा। ये पूरा डेटा हम लोग लिख लेंगे, लेकिन गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मुझे कुछ नहीं दिखा तो इसमें गैप नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन जैसे नॉन ऑपरेटिंग ये सब नॉर्मली होता है क्वेश्चन में, तो हम लोग गैप रख रख के पूरा फॉर्मेट एक बार लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट वैसे भी याद करना पड़ेगा हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द cash flow statement for the year ended 31st March 2001। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कैलकुलेट करना है हमें। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। हम लोग रिवर्स चलते, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ इनकम दोनों में हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐड लिखा है मैंने तो लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस को हम लोग को ऐड करना है। इस पे कुछ था नहीं डेटा, तो हम जस्ट इसके नीचे ही लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग एडजस्ट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसमें जो भी पॉइंट आएगा और लेस कर देंगे, थोड़ा सा और जगह रख देते हैं, अगर मोर देन वन आइटम आए तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस आता है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जितने भी वर्किंग कैपिटल है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और इनकम टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और यहाँ पर लेस हो जाएगा इनकम टैक्स,
और यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें जो भी पॉइंट आएगा उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोग एक एक पॉइंट जो है देखते हैं क्या क्या है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो यहाँ से नहीं, हाँ एक काम करते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट के हिसाब से ही चलते हैं। पहला हम लोग का नोट्स टू अकाउंट्स बना हुआ है शेयर कैपिटल का, ठीक है। शेयर कैपिटल में जाते हैं, देखो शेयर कैपिटल 50,000 से 60,000 हो गया है। तो इससे क्या प्रूव होता है, शेयर कैपिटल 50,000 से 60,000 हो गया मतलब इशू हुआ है। अगर देखो, अगर चाहो तो इसका अकाउंट भी बना सकते हो। अकाउंट नॉर्मली जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहेगा उसका अकाउंट बना सकते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट होता है। दूसरा ये भी होता है कि जहां भी चेंजेस दिख रहा है, जैसे कि मैंने बोला चेंजेस दिख रहा है अमाउंट में, वो सबका अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेकिन उसमें बहुत सारा अकाउंट बन जाता है, टाइम काफी ज्यादा लगता है। तो शेयर कैपिटल का हमें चेंजेस दिख रहा है तो इसका अकाउंट हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन इसमें देखो और कुछ ज्यादा इसके बारे में नीचे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है, शेयर कैपिटल के बारे में। तो अगर हम लोग नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। अगर एक बार देखना चाहते हो तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में दिखाते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ये क्या है, ये हम लोग का कैपिटल है यानी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग इधर आएगा। अब एंट्री क्या होगा, 10,000 जो यहाँ से बढ़ रहा है तो ये 10,000 इधर लिख के ये क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर इशू हुआ है तभी शेयर कैपिटल बढ़ा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका एंट्री हो जाता है बाय बैंक से। ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा अगर सारा करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन में। तो अगर छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, मतलब सिंगल जस्ट चेंजेस है और इक्विटी शेयर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर बिना अकाउंट बनाए हम लोग जस्ट इसको रीड करके भी तो समझ सकते हैं कि क्यों शेयर कैपिटल बढ़ा है। तो जब भी कैश या बैंक का बात आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कैश फ्लो में आएगा। तो शेयर इशू करके 10,000 जो है पैसा मतलब कैपिटल रेज हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो बोल रहे हैं, इसको लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। 10,000 हो जाएगा ये। जैसे कि मैंने बोला कैलकुलेट उस तरह से भी कर सकते हो जैसे मैंने दिखाया वहां पर अकाउंट करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल लिखेंगे तो भी चलेगा। अब कैश फ्लो हुआ है इसीलिए मैंने पॉजिटिव में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब पहला हम लोगों ने लिख लिया, एक एक चीज हम लोग लिखते जाएंगे ताकि हम लोग का कुछ नहीं छूटे। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का रिजर्व सरप्लस, इसमें भी नोट नंबर बना हुआ है तो नोट में जाएंगे, चेक करेंगे क्या बोला हुआ है। देखो रिजर्व सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें दिख रहा है हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 1,000 से बढ़ गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसमें 1,000 से प्रॉफिट बढ़ा है। क्या इसके बारे में और कुछ हमें बताया था, नीचे हमें पूरा प्रॉफिट का एक स्टेटमेंट बना के दिया था, ये देखो यहाँ पर बता दिया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिक्लेयर्ड डिविडेंड और रिटेन प्रॉफिट। अगर याद है तो लास्ट दिन जब मैंने यहाँ पर समझाया था कि इनडायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे करते हैं, तो वहां पर मैंने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको मैंने अलग से लिख के भी दिखाया था। यहाँ पर समझाने के बाद भी देखो क्या क्या चीज एप्रोप्रिएशन होता है, ये तीन चीज एप्रोप्रिएशन होता है। हमें बैक कैलकुलेशन करके कहाँ पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग, अगर कोई जनरल रिजर्व है और प्रोपोज डिविडेंड है या डिक्लेयर डिविडेंड, ये सब एड बैक करेंगे, ठीक है। फिर जो आएगा उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी से ये सब एप्रोप्रिएशन हो सकता है। उसमें टैक्स ऐड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। देखो यहाँ पर बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स हम लोग को दे रखा है
4,500। तो ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखो, ये सब जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें से हम लोग क्योंकि अभी प्रॉफिट वाला पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कैसे करके करवाया है, देखो हम पहला पॉइंट जो है इक्विटी शेयर का ले लिए थे, शेयर कैपिटल, वो कंप्लीट हो गया। रिजर्व सरप्लस में रिलेटेड पॉइंट कौन सा है, पीएल का है। तो अभी पीएल का पॉइंट कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग कौन सा पॉइंट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कितना है 4,500। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, बाकी चीज तो अभी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम लोग का हो जाएगा 4,500। यहाँ पर मैंने लिख दिया 4,500। ठीक है, अच्छा अब बाकी देखो, ये यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया है, अगर नहीं देता तो हमें हो सकता है ये कैलकुलेट करना पड़ता, तो वो भी हम लोग कर पाते। अगर ये वाला चीज मिसिंग होता ना तो भी हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर लेते, कैसे वो हम दिखा देंगे बाद में। अभी जब वर्किंग नोट करेंगे ना अलग अलग, तो वहां पर हम बता देंगे कि कैसे करके होता। तो रिजर्व सरप्लस भी हम लोग का ये वाला पॉइंट भी देखो कंप्लीट हो गया। रिजर्व सरप्लस से रिलेटेड जो पॉइंट था वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल तो रिलेटेड विद वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाता है ना, क्योंकि ट्रेड पेबल हम लोग का करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट जो है वो हम लोग का वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड होता है। तो देखो ट्रेड पेबल 2,500 से 4,000 हुआ है, तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेड पेबल अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया, या फिर बीपीवी है तो बीपी को रिलीज नहीं किया है, तो कैश हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस दिखेगा, जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव दिखेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट, पीछे चला है तो यहाँ पर लिखना एट increase in ट्रेड पेबल, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2,500 से 4,000, मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है 1,500 का। ठीक है, तो ये हम लोगों को 1,500 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,500। अच्छा, इसके बाद देखो अदर करेंट लाइबिलिटी, ये देखना पड़ेगा, नोट बना हुआ है 3। अदर करेंट लाइबिलिटी में क्या है, डिविडेंड पेबल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ डिविडेंड पेबल जो है वो हम लोग का क्या होता है, डिविडेंड पेबल हम लोग का ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, डिविडेंड पेमेंट करना हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अब डिविडेंड पेबल में देखो हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, कैसे पता चला, ये देखो एक तो डिविडेंड हमारा जैसे चेंज हुआ है, पहले 1,000 था फिर 0 हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक प्रोपोज डिविडेंड भी मिला है, तो हम लोग एक डिविडेंड का अकाउंट चाहे तो बना सकते हैं, बना लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट बनाते हैं डिविडेंड, डिविडेंड के लिए। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस देखो, डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस है 1,000, तो इसको हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी है, पेबल है, बाई बैलेंस बीटी 1,000 टू बैलेंस सीडी, मतलब पेबल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पे कर दिया गया होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, 0 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर एक प्रोपोज डिविडेंड मतलब डिक्लेयर्ड डिविडेंड था, जो कि प्रोपोज डिविडेंड होता है 2,000। अब डिक्लेयर्ड डिविडेंड ये कहाँ पर दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड दिख रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये किस तरह से दिख रहा होगा, ये तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे रखा है, अगर टी शेप में देखो तो ये टू डिविडेंड डिक्लेयर बोल के दिख रहा होगा। ठीक है, तो मतलब पीएल डेबिट टू डिविडेंड डिक्लेयर, तो डिविडेंड में क्या दिखाएंगे, बाई पीएल बोल के, डिविडेंड अकाउंट में क्या दिखाना पड़ेगा, बाई पीएल बोल के। तो यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं बाई पीएल डिक्लेयर्ड या फिर प्रोपोज्ड डिविडेंड, जो चाहो लिख सकते हो, डिक्लेयर्ड या फिर प्रोपोज्ड डिविडेंड, क्योंकि ये पीएल में ऑलरेडी ये चार्ज हो रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये लिया गया है, तो पीएल में ये पीएल टू डिक्लेयर डिविडेंड दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बाई पीएल बोल के दिखेगा, यहाँ पर हो गया 2,000। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने लिख लिया, अब इसको जब क्लोज करेंगे तब इसका इम्पैक्ट दिखाएंगे, फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है, डिक्लेयर डिविडेंड वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब ये देखो नेक्स्ट कहाँ पर आ रहा है, अदर करेंट लाइबिलिटी के बाद
यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स का भी देखो मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, ये देखो टैक्स एक्सपेंसेस, तो हम लोग टैक्स के लिए भी एक अकाउंट बना लेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं टैक्स। टैक्स भी लाइबिलिटी है, तो इसका भी ओपनिंग ऐसे होगा, बाय बैलेंस पीडी टू बैलेंस सीडी। तो ये हम लोग को बैलेंस शीट से बैलेंस का डिटेल्स मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ नहीं दिया है, नोट्स में नहीं दिया है, डायरेक्टली यहाँ पर ही दिया है 1500 और 1000। तो 1000 ओपनिंग है और 1500 जो है ये क्लोजिंग है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स कितना दिख रहा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स हम लोग का दिख रहा है ये वाला करेंट टैक्स 1500। तो ये कैसे दिख रहा होगा, पीएल में पीएल डेबिट टू टैक्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई पीएल, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस, या फिर इसी को हम लोग प्रोविजन भी बोलते हैं। 1500, ये देखो 1500 हो गया। अच्छा, अब ये टैक्स वाला कैलकुलेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया एक बार वर्किंग नोट पे, फिर इसका इम्पैक्ट भी हम लोग वहां पर दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका नोट बना हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में देखो बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका वर्किंग नोट जरूरी नहीं है, बट फिक्सचर में है, व्हीकल में है, लेकिन अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन है इनका आगे तभी अकाउंट बनाना जरूरी है, अदरवाइज नहीं है। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन था, कुछ सेल हो गया था, डिप्रिशिएशन वगैरह ऐसा लिख रखा है, तो हम लोग को अकाउंट बना लेना चाहिए। तो एक फिक्सचर और एक व्हीकल, ये दो अकाउंट बनाएंगे, फिक्सचर और एक हो जाएगा व्हीकल। यहाँ पर 2 बैलेंस बीटी, फिक्सचर है 11,000 और 17,000। व्हीकल भी एसेट है, तो इसका 2 बैलेंस बीटी और बाई बैलेंस सीटी, ठीक है। 8,000 इधर ओपनिंग वाला दिया हुआ है 8,000, और ये हो जाएगा 12,500। ये भी लिख लिया हम लोगों ने, जो भी बैलेंस हम लोग को मिला। मतलब बैलेंस शीट में देखो लाइन बाय लाइन हम लोग सारा चीज डील कर रहे हैं, जो चीज जहां पर लिखा जा सकता है। तो रिजर्व सरप्लस भी लिख लिया, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा, अब दिया है करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो करेंट इन्वेस्टमेंट का हम लोग का कुछ मल्टीपल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बोल रहा है 1000 से 2000 हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, क्या लगता है इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट 2000 1000 से जैसे देखो ये अकाउंट बनाने से भी तो समझ में आएगा, इसका हम और नहीं बना रहे क्योंकि सारा अकाउंट बनाएंगे तो टाइम लगता है ना, और एग्जाम में भी टाइम लगेगा। फिर 2 बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 1000, बाई बैलेंस सीटी। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, करंट एसेट है, अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे ना क्लोज करने के लिए, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये 2 साइडेड 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है बताओ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है। New shareholder in English का भालो तो English का भालो बना। मतलब परचेस किए हैं टू बैंक या टू कैश, ठीक है, हम लोगों ने परचेस किया है। तो इन्वेस्टमेंट परचेस करने से अब एक कंफ्यूजन आता है, इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में देना चाहिए, ये भी एक दिमाग में आएगा। दूसरा, क्योंकि ये करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी, मैंने बोला वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये करेंट एसेट में आ रहा है, तो क्या ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा या फिर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आएगा, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, अकाउंटिंग बोल रहे सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए या वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना चाहिए। तो तुम लोग बताओ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाने से सही होगा, एकदम एग्जैक्ट कौन सा वाला होना चाहिए, प्रॉपर आंसर कौन सा होगा, वर्किंग कैपिटल में इसका इम्पैक्ट देना चाहिए या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना चाहिए, क्या लगता है। बोलो क्या लग रहा है, वर्किंग कैपिटल में दिखाना चाहिए या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना चाहिए, क्योंकि है करेंट एसेट, Investment इन्वेस्टिंग में activity
हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही दिखाना चाहिए, वर्किंग कैपिटल में नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ पर देखा था? ट्रेडिंग रिलेटेड आइटम हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाता है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक खरीदना, या फिर मतलब जैसे डेटर बढ़ रहा है, स्टॉक सेल करना, क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर घट रहा है, तो ये सब रिलेशन ट्रेडिंग रिलेटेड आइटम हम लोगों को करंट एसेट करंट लायबिलिटी में उसका इम्पैक्ट दिखाना चाहिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। बट ये वाला जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है हम लोगों का करंट एसेट के अंडर, बट इसका इम्पैक्ट हम लोग लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं देंगे, इसका इम्पैक्ट हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर, यहाँ पर परचेज ऑफ इन्वेस्ट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000, 1000 ये चेंजेस देख के पता चलेगा। 2000, 1000 से 2000 हुआ ना, ये देखो 1000 से 2000, मैंने भी छोटा सा अकाउंट भी यहाँ पर बना के दिखाया था। टू बैंक हुआ, तो इसका मतलब हम लोगों ने परचेज किया। अच्छा, अब देखो इन्वेंट्रीज, ये तो करंट एसेट है, तो ये इसका तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। अब इन्वेंट्रीज 14 से 17 हो गया, इसका मतलब हम लोगों ने स्टॉक परचेज किया, ठीक है। तो स्टॉक परचेज किया तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये जो 3000 का डिफरेंस है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो चेंजेस कितना हुआ? करंट एसेट में चेंजेस हुआ है 3000, तो ये 3000 के वजह से हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, इसको हमें लेस कर देना चाहिए। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज बोल के लेस करके दिखाएंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर इंक्रीज इन, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, लेस करके दिखाना पड़ेगा। और डिफरेंस अमाउंट हो रहा है 3000, ठीक है, 3000। अच्छा, नेक्स्ट देखो ट्रेड रिसीवेबल 6000 से 8000 हो गया, मतलब डेटर बढ़ गया, तो डेटर ने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं आया, तो फिर इसे लेस ट्रीट करेंगे। पैसा आता तो प्लस ट्रीट करते, तो लेस कर देंगे, लेस इंक्रीज इन डेटर। तो डेटर देखो बढ़ गया, डेटर कितना बढ़ा यहाँ पर 6000 से 8000, 2000 बढ़ गया, इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो नहीं आने को हम लोग लेस ट्रीट करेंगे, आने से प्लस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का हो गया। यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 8500 से 4000 हुआ है, इसका इम्पैक्ट हम लोग कहाँ दिखाते हैं? ये तो हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। ये वाला हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग नीचे लिखते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर हो जाएगा, वो लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। कैश एंड कैश बैंक को लास्ट में लिख लेंगे। अच्छा, अब हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन था उसका यूज करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया हम लोगों ने, 1500 टैक्स एक्सपेंसेस जो अकाउंट बनाया है वर्किंग नोट में वो लिख लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर ये तो मतलब एडजस्ट करके आए, ये तो कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं, ये दोनों को लेस करके आए, इन्फॉर्मेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये वाला भी हम लोगों ने डिविडेंड अकाउंट भी लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डिप्रिशिएशन फॉर द ईयर दिया है, फिक्सचर का 1000, व्हीकल का 2500, तो ये लिखेंगे फिक्सचर में लिखेंगे डिप्रिशिएशन बाय डिप्रिशिएशन। एक्चुअली ये भी तो पीएल में चार्ज होता है, कोई अगर चाहो तो बाय पीएल फिर हाइफन देके डिप्रिशिएशन लिख सकते हो, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन फॉर द ईयर 1000, और यहाँ पर व्हीकल में 2500, तो बाय डिप्रिशिएशन 2500। अच्छा, इसके बाद डिस्पोज्ड हुआ है, और प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, व्हीकल बेच के 1700 आया, तो एंट्री क्या होगा? पैसा आया बाय बैंक सेल, 1700 आया, ठीक है। अब बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, देखते हैं। बोल रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू था 1000, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 700 बाय, तो इधर लिख देते हैं टू पीएल, प्रॉफिट ऑन सेल 700, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलता है? ये देखो 8000 का डिप्रिशिएशन था, सॉरी एसेट था, उसका वैल्यू 2500, उस पर डिप्रिशिएशन लगा, तो उसका वैल्यू कितना है? 5500, ठीक है। अच्छा, इसमें ये पूरा नहीं सेल हुआ होगा, इसका मतलब फिर देखते हैं।
प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, व्हीकल था अच्छा 2500 तो डिप्रिशिएशन बोला था। तो यहाँ पर देखो ये हमें ये नहीं बता रहा है कि कितना व्हीकल बिक रहा है, वैसे अगर हम लोग पूरा ले लेते हैं तो फिर ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। तो 5500 का एसेट कितने में बिका है ये हम नहीं बोल सकते, मतलब हम ये पूरा वैल्यू ले रहे थे तो पूरा नहीं बिका होगा, इसमें से कुछ अमाउंट बिका होगा। 8000 में से कुछ इतना व्हीकल बिका होगा जिसपे 2500 डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, बेच के 1700 मिला है, प्रॉफिट 700 का, ये सब हमें क्वेश्चन में दे दिया था, हम लोगों ने लिख लिया और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। अब ये सब कहीं और भी हमें पुट करना पड़ेगा, जैसे देखो ये तो हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो डिप्रिशिएशन कहाँ पर जाएगा, डिप्रिशिएशन हम लोगों का नॉन कैश एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे डिप्रिशिएशन। अच्छा डिप्रिशिएशन का वैल्यू हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं, ये देखो ये दोनों मिला के 3500, अलग अलग नहीं लिख के हम लोग 3500 एक साथ लिखते, डिप्रिशिएशन हो गया। अच्छा और यहाँ पर प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ व्हीकल ये भी आएगा, देखो एक्चुअली जब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे ना हम लोग को तभी पता चलेगा कहाँ पर क्या आएगा, जहाँ कैश या बैंक दिखेगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा, और पीएल जो दिखेगा उसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग अकाउंट में आएगा। तो जैसे देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, तो ये क्या है, ये हम लोग का एसेट बेच के जो प्रॉफिट हुआ है, तो ये हम लोग का क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 700 को लेस करके दिखाना पड़ेगा, है ना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर लिख के देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, तो ये हो जाएगा 700। अब हम लोग ये अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, देखो ये जितने भी अकाउंट है ये सारे अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, जैसे व्हीकल वाला स्टार्टिंग में क्लोज करते हैं, यहाँ वो जो है बैक साइड से चलते हैं तो इसका टोटल कर सकते हैं, देखो 12,500 प्लस 1,700 प्लस 2,500, तो ये हो गया 16,700, और -700 -8,000, तो ये हो गया 8,000। अब ये इधर क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये टू साइड है तो टू लिखेंगे। अब एसेट कैसे बढ़ सकता है, देखो इधर एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इधर इधर अगर टू होगा तो टू कैश या बैंक होगा, इसका मतलब हम लोगों ने एसेट परचेस किया होगा, तभी यहाँ पर ऐसा एंट्री आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसे भी पता चलता है, देखो अगर ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, क्लोजिंग 12,500 है, और इसमें भी इंफॉर्मेशन था कि एसेट सेल हुआ था, उसके बाद भी अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है कि एसेट जरूर खरीदा गया होगा, तभी एसेट का वैल्यू क्लोजिंग में बढ़ गया है ओपनिंग के हिसाब से, सेल होने के बाद भी। अब ये देखो परचेज हुआ है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, और ये सेल हुआ है ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, तो ये दोनों हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिख देते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ व्हीकल, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज ऑफ व्हीकल, तो परचेज करने से नेगेटिव में दिखाएंगे, परचेज ऑफ व्हीकल हो जाएगा हम लोग का 8,000, और सेल ऑफ व्हीकल, तो सेल ऑफ व्हीकल का 1,700, ये हम लोग का पॉजिटिव में दिखेगा। तो अगर ये वाला हम लोग चेक करें, ये जो हम लोग का व्हीकल अकाउंट था उसका सारा डिटेल्स हम लोग कहीं ना कहीं पुट कर दिए, डेप्रिसिएशन हम लोग का पीएल में चला गया, ये वाला भी हम लोग का पीएल में चला गया, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया, और ये तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस था, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन यूज होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज कर लिया। अब ये वाला क्लोज करते हैं, यहाँ पर भी देखो 11,000 से 17,000 हुआ है एसेट का वैल्यू, तो यहाँ पर भी परचेज हुआ होगा, तो ये हो गया 28,000, यहाँ पर भी 28,000, तो ये हो गया 7 और 1 17,000। देखो एसेट का वैल्यू या तो रिवैल्यूएशन करके बढ़ सकता है या फिर परचेज करके बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा तो ये कितना होगा, 17 होगा, ओ ये मैंने गलत लिखा ना, ये 18,000, 17 और 1 18, तो ये हो जाएगा 7,000। टू साइड आ रहा है तो टू, कैश या बैंक, बैंक लिख देते हैं, कंपनी अकाउंट,
तो परचेज हुआ है फिक्सचर, और ये डिप्रिशिएशन हम लोगों ने लिख दिया, वहां टोटल करके लिखा ना 1000 और 2500, तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्सचर 7000। परचेज ऑफ फिक्सचर 7000, ठीक है। अच्छा, अब बाकी अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, टैक्स वाला अकाउंट, ठीक है। तो टैक्स वाला अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो यहाँ पर हो गया दोनों को मिला के 2500, यहाँ पर 1500 है, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 1000, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे टू साइड आया टू। अब टैक्स अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए, कैश या बैंक होना चाहिए, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तभी तो, ये एक्सपेंस है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हम लोग जो है पीएल में टैक्स एक्सपेंस ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं, ये वाला हम लोग को दिखाना पड़ेगा जो पेमेंट हुआ, ये कहाँ दिखाएं कैसे दिखाएं, ये देखो हम लोगों ने जो 4500 लिखा हुआ था ना, ये वाला, इसमें टैक्स एक्सपेंस एडेड था, अगर ये वाला चेक करेंगे तो दिख जाएगा, ये देखो हम लोगों को यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है दिया हुआ था, ठीक है। और ये सब पॉइंट एडजस्ट करके ये 4500 कैसे आया है, 4500 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो हम लोगों को तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए, यहाँ पर था तो हम लोगों ने लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया, तो इसका यूज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में ये पॉइंट मिसिंग रहता तो भी हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल सकते थे खुद से, कैसे निकाल सकते थे, हम यहाँ पर दिखा देंगे, देखो अगर हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिसिंग दिया हुआ रहता तो भी सॉरी हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिसिंग रहता तो भी हम लोग निकाल सकते थे, कैसे निकालते, हम लोग को क्या करना पड़ता है पता है हम लोग को, देखो ये चीज प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है, जो भी हम लोगों का 3 एप्रोप्रिएशन है, जैसे कि प्रोपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और रिटेन पीएल, ये सब जो भी होगा ये सब ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है टैक्स एक्सपेंस, अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाता है, यही चीज तो मैंने फर्स्ट डे सिखाया भी था, ये देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस ऐड करने से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन में 4500 मिसिंग रहता तो भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर पाते, कैसे, ये देखो यहाँ पर हम लोग का जैसे देखो रिजर्व वाला पॉइंट तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो रिजर्व सरप्लस अकाउंट है ना वहां पर सिर्फ पीएल ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और पीएल का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पीएल में रिटेन कितना हुआ है 1000, ये देखो पीएल में रिटेन कितना हुआ है 1000, तभी तो जाके ये 5000 हुआ है, तो रिटेन इन पीएल ये यहाँ से ही हम लोग को दिख जाता है ये 1000, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर पीएल में हम लोग को ये टैक्स एक्सपेंस बता रखा था कितना 1500, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो ये इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1500। और प्रोपोज डिविडेंड ये भी देखो हम लोग को प्रोपोज डिविडेंड जो है यहाँ पर देखो प्रोपोज डिविडेंड बता रखा है डिक्लेयर्ड या प्रोपोज्ड कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 2000 और 1000, ठीक है, 2000 1000 3000, 3000 में ये ऐड करने से 4500, तो ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये क्वेश्चन में मिसिंग रहता ये वाला पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देता, मान लो ये हमें कैलकुलेट करके नहीं देता इस तरह से और इंफॉर्मेशन दे देता तो भी हम लोग खुद से बैक कैलकुलेशन करके निकाल सकते थे कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500 होगा, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए। अब इसका इम्पैक्ट देखो, ये तो हम लोगों ने इम्पैक्ट ले लिया, हाँ टैक्स एक्सपेंस ये वाला जो टू बैंक है ये हम लोगों ने नहीं दिखाया, ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पर इनकम टैक्स, ये जो पे हो रहा है यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे इनकम टैक्स पे, ये हो जाएगा यहाँ पर पेड लिख देते हैं, इनकम टैक्स पेड हो जाएगा 1, नेगेटिव में आ गया, पेमेंट हो रहा है इसीलिए। अब यहाँ पर और एक पॉइंट बाकी है डिविडेंड का, तो डिविडेंड का यहाँ पर टोटल करते हैं 3000 और ये हो जाएगा टू साइड आ रहा है बैलेंस, तो 3000 बैलेंस आएगा और इसको हम लोग लिखेंगे टू कैश या बैंक, मतलब हम लोग इतना डिविडेंड जो है पे कर रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये पे हो रहा है, तो ये वाला टू बैंक हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे डिविडेंड पेड 3000, ठीक है, तो ये हो गया डिविडेंड पेड 3000, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, डिटेल्स भी हम लोगों ने लिख लिया है। अच्छा अब मुझे नहीं लगता और कुछ बाकी है, अब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4500, ठीक है। इसके बाद अच्छा हाँ, एक प्रॉफिट और सेल ऑफ व्हीकल हाँ लिखा है, ठीक है, प्रॉफिट और सेल ऑफ व्हीकल लिख लिया है 700। अच्छा माइनस करते हुए चलते हैं, पहले है 4005। अच्छा इसके बाद देखो ये दो पॉइंट हम लोग के पास नहीं है, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, तो ये सब टोटल करके 4500 ही आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोगों का इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 700, तो ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम उन लोग का 700 आ रहा है, तो इसमें से हम लोग 700 जो है लेस करेंगे। अच्छा 3800, तो 3800 और यहाँ पर डिप्रिशिएशन का 3500, 7300, ये हम लोग का आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो भी आया उसका इम्पैक्ट -3000 प्लस 2000, तो ये आ रहा है 7800। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 7800। फिर इनकम टैक्स पेड -1000। अच्छा तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6800 आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस करने से आ गया हम लोग का 6800। अच्छा कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 4500, 700, 3500, 3000, अच्छा 2000 ये लेस होगा। अच्छा मैंने शायद ये ऐड, मतलब यहाँ लेस लिखा है बट ये लेस साइन नहीं दिया, हाँ तो मैंने 2000 ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो ये 7800 में 2000 ऐड हो गया होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। 7800, इसमें से 2000 एक बार लेस करते हैं तो ऐड का इम्पैक्ट चला गया, फिर से लेस कर देते हैं तो 3800 होगा। तुम लोग एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख लो, 3800 ही होगा -1000, तो ये हो जाएगा 2800 यहाँ पर। क्योंकि पॉजिटिव आया है तो इसको लिखा हुआ है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा अब ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पर हो गया 1000 और 8000, 9000, 7 और 8, 8, 16000, 16000 माइनस यहाँ पर 1700, तो ये वैल्यू आ रहा है 14300। ये पॉजिटिव आ रहा है, नहीं नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ रहा था। तो 7, 1, 8, 8, 16,000 और यहाँ पर हो जाएगा 16,000 और -1700, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में 14,300, नेगेटिव में 14,300। तो नेगेटिव आया है तो इसे बोलेंगे नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और यहाँ पर हो जाएगा, ये तो डिफरेंस हो रहा है 7000 पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यूज नहीं, सॉरी ये तो पॉजिटिव आया ना, नेट कैश जेनरेट। अब ये सब ऐड हो जाएगा 14,300, मतलब जो भी जैसे है 2,800 और 7,000 मतलब 9,800, तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है 4,500। तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करते कितना है 8,500, 8,500, तो ये एडजस्ट करके आ जाएगा 4,000, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टैली हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था। इसके बाद और
और ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 ये हो गया 7 इसके आगे 4065 इसलिए तो देखो कौन सा हाँ क्लोजिंग कैसे कैसे की ठीक है जी अच्छा देखो क्या बोल रहा है, रियान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। सेल्स बताया है, फिर सीओजीएस बताया है, ये क्या निकल के आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेल्स से अगर हम लोग सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जो कैश फ्लो है ना, कैश सॉरी जो मैंने तुम लोग को लास्ट दिन जब स्टार्टिंग में नेट ये जो प्रॉफिट का एक दिखाया था यहाँ पर, उसका टी शेप भी दिखाया था और इस तरह से दिखाया था, तो वही वाला चीज यहाँ पर हमें बना के दिया हुआ है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिया गया है, इसमें डिप्रिशिएशन इंक्लूडेड है, तो 31,000 ये क्या निकल के आया होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये निकल के आ गया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देने से क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर यहाँ से अदर इनकम या एक्सपेंसेस जो है वो सब एडजस्ट हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये सब एडजस्ट करके 8,000 आया और इसे एडजस्ट किया गया। तो ये सब क्या है, ये अदर इनकम या एक्सपेंसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम ऐसे बोल सकते हैं। जो एक्सपेंस है उसे लेस में दिखाया है, जो इनकम है उसे प्लस में दिखाया है, फिर एडजस्ट करके ये वाला पॉइंट आया है 8,000, फिर ये आ गया है 23,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या बना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ से इनकम टैक्स लेस करने से ये हो जाएगा पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला ऐसे बनेगा। तो ये जो है ये हम लोग का जो टी शेप में बोलो या स्टेटमेंट फॉर्मेट में बोलो, जो हम लोगों ने सीखा था वही देखा है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ इसी को तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ट्रांसफर करके फिर हम लोग को आगे ये सब जो है एडजस्ट करते हुए जाना पड़ेगा। तो बैक कैलकुलेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ऐड है वो वहां पर लेस होगा, जो लेस है वो ऐड होगा, इसका कंसेप्ट तो मैंने बताया था। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देखो, प्लांट बता रहा है 7,15,000 से 5,05,000, सॉरी 5,05,000 से 7,15,000 हुआ है, ये प्रीवियस ईयर ये करंट ईयर। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बताया। अब ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब कुछ नहीं, टोटल अभी तक ये प्लांट पे जितना डिप्रिसिएशन लगा, एक्चुअली ये कॉस्ट पे दिख रहा है। जब भी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोला जाएगा ना, तो ये समझ लो कि जो भी हमारा एसेट का वैल्यू दिया हुआ है वो कॉस्ट में दिया हुआ है। कॉस्ट मतलब जिस प्राइस से उसे हम लोगों ने परचेज किया था, ये हो गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो फॉलो करते हैं वो एक्चुअली डेप्रिसिएशन को सेपरेटली इस अकाउंट में दिखाते हैं, मतलब एसेट में चार्ज नहीं करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपए के एसेट पे 10 रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ 90, तो इस तरह से ना दिखा के एसेट का एक अकाउंट बना लिया जो कि 100 में ही दिखता रहेगा जब तक वो सेल नहीं होगा, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर 10 रुपीज दिखेगा, फिर आगे कुछ और भी प्रोवाइड होगा देन उतना दिखेगा इस तरह से। इन्वेस्टमेंट बोला है, देखो लॉन्ग टर्म बता ही दिया है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो चेंजेस कैसे है, ये कम हुआ है मतलब सेल हुआ होगा, और उसके अलावा भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगा तो देखेंगे। इन्वेंट्रीज जो है वो भी हम लोग का चेंज हुआ है, तो इन्वेंट्रीज तो करेंट एसेट है, तो इसका इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, इन्वेंट्रीज बढ़ गया है। ट्रेड रिसीवेबल ये कम हो गया है, तो इन्वेंट्रीज बढ़ा है मतलब हम लोगों ने स्टॉक परचेस किया होगा, तो कैश माइनस हुआ है, तो ये भी यहाँ पर लेस होगा। ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का कम हो गया है, मतलब कैश मिला होगा, डेटर ने पैसा दे दिया तभी तो डेटर कम हो गया, तो ये भी हम लोग का ये पॉजिटिव प्लस होगा, ये ऐड करना पड़ेगा। कैश तो कुछ नहीं होता है, इसको तो हमें लिखना पड़ता है लास्ट में जाके, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ मैचअप हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले था 5,000 अभी हो गया है 1,000, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग का
कम हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग का कैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, देखो करेंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल भी है, करेंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, ठीक है। तो अगर करेंट एसेट मेरा कम हो रहा है तो कैश पॉजिटिव हो रहा है, तो उसी तरह से करेंट एसेट अगर मेरा कम होगा तो कैश पॉजिटिव होगा। और इसको अगर अकाउंट से समझोगे तो और भी अच्छे से समझ में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग का एसेट होता है, पहले 5000 था अब 1000, ठीक है। ये ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर 4000 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्सपेंस है वो हम लोग का एडजस्ट हो रहा है। प्रीपेड का मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, अब धीरे धीरे वो क्या होता है, राइट ऑफ होते जाता है। तो प्रीपेड कर दिया है तो इसका मतलब और एक लॉजिक भी होता है, प्रीपेड अगर हम लोगों ने कर दिया है तो अभी हमें कैश नहीं देना पड़ेगा, हम लोगों ने पहले ही खर्चा एक्स्ट्रा दे रखा है, मतलब हम लोगों ने कैश आउटफ्लो पहले से ही ज्यादा कर रखा है, तो अब वो एडजस्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट होते जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कैश जो है यहाँ पर पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि करंट एसेट अगर हम लोग का डिक्रीज होता है तो इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है, तभी करंट एसेट जो है डिक्रीज होगा। शेयर कैपिटल 3,15,000 से 4,65,000 हुआ, तो शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो ये भी कैश हमारा पॉजिटिव, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। रिजर्व सरप्लस ये 1,32,000 से 1,40,000 हुआ है, तो इसका मतलब इसमें जो है प्रॉफिट रिटेन किया गया होगा, तभी ये चेंजेस दिख रहा है। अच्छा, अब ये कितना प्रॉफिट रिटेन हुआ है चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पर 1,32,000 और 1,32,000 और ये है, एक सेकेंड, 1,40,000, तो ये हो गया 8,000, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 8,000, तो यहाँ से यहाँ 8,000 गया होगा, ठीक है, तभी जाके ये 1,40,000 हुआ होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 16,000 दिख रहा है, एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पर, लेकिन रिटेन प्रॉफिट जो है वो 16,000 दिख रहा है, यहाँ 8,000 दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इस प्रॉफिट का यूज हुआ होगा, तभी ये यहाँ कम दिख रहा है और यहाँ ज्यादा दिख रहा है। मतलब होना चाहिए था 16,000 इंक्रीज, जबकि दिख रहा है 8,000, तो जरूर डिविडेंड वगैरह पे हुआ होगा। देखते हैं, देखो क्या बोला है। अच्छा, बॉन्ड का भी चेंजेस है, बॉन्ड 2,45,000 से 2,95,000 हुआ है, तो परचेज हुआ होगा। ट्रेड पेबल, ये हम लोग का ट्रेड पेबल बढ़ गया है, तो ट्रेड पेबल बढ़ गया है, इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया होगा, तो कैश प्लस है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 9,000 से 12,000 हो गया, मतलब हम लोगों ने लाइबिलिटी बढ़ा दिया है, पहले 9,000 पेबल था, अब 12,000 पेबल है, पैसा नहीं दिया, हमारे पास पैसा रख रखा है, तो ये भी प्लस होगा। इनकम टैक्स पेबल, तो इनकम टैक्स पेबल 5,000 था, ये 3,000, इसका अकाउंट बनाएंगे, चेक करेंगे कि कितना हम लोगों का जो है इस साल का खर्चा है पेमेंट और कितना प्रोविजन में जाएगा, तो इसका अकाउंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग जरूर बनाएंगे, जिसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे और भी दिया हुआ है तो उसका अकाउंट बनाना जरूरी हो जाएगा। बाकी जिसमें भी चेंजेस दिखता है ओपनिंग क्लोजिंग में, उसका अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बनाएंगे तो वो काफी लेंदी हो जाएगा आंसर। फिर बोल रहा है सोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है जिसका कॉस्ट था 90,000, तो इन्वेस्टमेंट में दो इंफॉर्मेशन है, तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हमें बनाना ही पड़ेगा। प्लांट परचेज हुआ है, सोल्ड प्लांट एसेट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो ये दोनों प्लांट का इंफॉर्मेशन, तो एक प्लांट अकाउंट भी बनेगा। इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट ऑन 31 मार्च, तो ये देखो ये बॉन्ड से और एसेट प्लांट से रिलेटेड है। बॉन्ड और प्लांट मतलब जो प्लांट खरीदा गया है वो बॉन्ड के एक्सचेंज में, मतलब बॉन्ड दे के खरीदा गया है, ठीक है, बॉन्ड इशू करके पैसे के जगह, तो ये भी एक अकाउंट होना चाहिए, मतलब बॉन्ड का भी एक अकाउंट होना चाहिए। रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड, तो ये भी बॉन्ड से रिलेटेड है। इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो शेयर इशू हुआ है, तो फिर इक्विटी शेयर का भी एक हम लोग अकाउंट बना ही लेंगे, क्योंकि नीचे भी यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पेड कैश डिविडेंड, ये देखो 8,000 का कैश डिविडेंड है, अभी मैंने जो रिटेन अर्निंग दिखाया था ना 16,000 का गैप होना चाहिए, बट दिख रहा है 8,000, क्यों, क्योंकि डिविडेंड वहां से पे हो गया है, इसी वजह से वो 8,000 कम दिख रहा है। जो रिजर्व सरप्लस में मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही दिखाया कैलकुलेट करके, वही वाला। तो यहाँ पर बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, तो सबसे पहला बात है फॉर्मेट तो बना लेंगे, लेकिन हमें क्या क्या अकाउंट बनाना चाहिए। देखो वैसे तो जो भी चेंजेस है सारे अकाउंट बना सकते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके सारा, लेकिन करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का कभी नहीं बनाना चाहिए इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी जो है ये हम लोगों का चेंजेस देख के वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाता है, बाकी
बाकी सारी चीजों का हम लोग अकाउंट बना सकते हैं जिसका ओपनिंग क्लोजिंग चेंजेस है, लेकिन सारा बना के क्या करें, जो जिसपे मल्टीपल इंफॉर्मेशन होगा वही बनाएंगे तो काफी है, ज्यादा बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बाकी समझ में कि अगर नहीं आता है तो मोर देन मतलब इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद इसको एक एक करके लिखेंगे हम। इलस्ट्रेशन 9, कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 31st March 2001. Cash flow from operating activities. इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दिया मैंने इनकम एक्सपेंस लिखने के जगह, और यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, तो क्या होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नॉर्मली है नहीं क्वेश्चन में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखने के चक्कर में क्या होता है, ये पेज मेरा थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, फिर पीछे जाके कैलकुलेशन करने में मुश्किल होता है, तो हम इसको प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो लेस होगा, अगर एक्सपेंस है तो ऐड होगा, उसी कंसेप्ट में इसको मैंने थोड़ा सा जो है समरी कर दिया इसका, ठीक है, लिस्ट कर दिया इस तरह से। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये हो जाने के बाद नॉन, ये जो कैलकुलेट होके आएगा इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, एक दो या तीन जितने भी होंगे यहाँ पर लिख देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बाद ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करना, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें जितने भी चेंजेस होगा वो लिखना पड़ेगा, फिर एंड में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लेस हो जाएगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, एंड में होगा कैश, अब कैश फ्लो होगा या यूज होगा वो देखना पड़ेगा, फिर आ जाएगा कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूरा कंप्लीट फॉर्म। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी लिखना है वो, उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सब ऐड होने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग वाला फॉर्म, ठीक है। अच्छा, और वर्किंग नोट जो है वो मतलब अकाउंट किसका हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तो अकाउंट में हम लोग को देखो यहाँ पर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट का बनना चाहिए, प्लांट का बनना चाहिए, तो अकाउंट लिख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनना चाहिए, प्लांट का बनना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनेगा, प्लांट accumulated depreciation अच्छा, परचेज इन्वेस्टमेंट, सोल्ड इन्वेस्टमेंट, परचेज प्लांट, सोल्ड प्लांट। अच्छा, बॉन्ड, बॉन्ड का हो जाएगा, और यहाँ पर शेयर, बॉन्ड शेयर कैपिटल। ये सब अकाउंट में होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब में जो है मल्टीपल इंफॉर्मेशन हम लोग का दिया हुआ है। अब ये सबका ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। जैसे कि प्लांट का 7,15,000 और 5,05,000, तो 5,05,000 जो है ये हम लोग का ओपनिंग है। तो प्लांट है एसेट, तो टू साइड ब्रॉट डाउन होता है, टू बैलेंस बीडी 5,05,000 बाई बैलेंस सीडी 7,50,000। अच्छा, एक्यूमुलेटेड मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, ये लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी ये 68,000 और टू बैलेंस सीडी 1,03,000, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हम लोग ये वाला बैलेंस कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा नेट वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है ना, तो इन्फॉर्मेशन भी वैसा ही दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग अगर ये माइनस किया हुआ जो नेट वैल्यू आ रहा है आफ्टर लेस डिप्रिसिएशन, ये कभी यूज नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है तो प्लांट को भी कॉस्ट में दिखाएंगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को अलग से दिखाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये प्लांट का कॉस्ट इतना है, अभी तक इस पे इतना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो लेस किया हुआ वैल्यू हमें यूज नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 1,15,000 और 1,27,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या बना है, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। तो इन्वेस्टमेंट का देखो यहाँ पर 1,27,000 और 1,50,000, 1,50,000। अच्छा, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल 4,65,000, 3,50,000 बाई बैलेंस 80, 4,65,000 और 3,15,000 और 4,65,000। ये यहाँ पर है। 3,50,000। इसके बाद और तो कोई अकाउंट हम लोगों ने नहीं बना है, बॉन्ड, बॉन्ड का लिख लेते हैं 2,95,000, 2,45,000, तो 2,45,000 ओपनिंग में जाए और 2,95,000 क्लोजिंग में जाए बाई बैलेंस बीडी 2
बैलेंस सीडी। तो देखो जितने भी इंफॉर्मेशन है ना सब यूज होने चाहिए। जैसे देखो ये इंफॉर्मेशन यूज हो गया है ना, ये सब बाकी है, ठीक है, ये सब बाकी है। और ये इनकम टैक्स का भी एक बना लेते हैं, टैक्स का भी जरूरी है, टैक्स का भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, तो टैक्स का एक अकाउंट बना लेंगे। बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। तो ये है 5000 और 3000, 5000 और 3000। अच्छा, तो इसीलिए देखो ये इंफॉर्मेशन हम लोग ने यूज कर लिया, ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये सब चला जाएगा। ये जो बाकी नहीं यूज किया ये हम लोग का चला जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो इसका भी यूज हम लोग करेंगे। तो पूरा इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो ये देखो प्लांट भी यूज हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री हम लोग का वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ये ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में हम लोग टोटल करके देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। शेयर कैपिटल के अकाउंट में डिटेल्स लिख चुके हैं। रिजर्व सरप्लस इसका अभी तक नहीं, हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो अकाउंट का डिटेल्स तो लिख लिया। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर सेल्स बोला है, तो सेल्स तो डायरेक्टली कहीं पर नहीं आता है। हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास अवेलेबल है। कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 16,000। ये क्या है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने स्टार्टिंग में ही लिख के दिखाया ना, टैक्स लेस हो गया है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा। तो आफ्टर टैक्स में अगर टैक्स ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही हम लोग को चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,000 ये हम लोग के पास अवेलेबल है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 23,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हम लोग का हो जाएगा 23,000, ठीक है। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट होता तो वो हम लोग लिख देते, जो कि है नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जाता। अच्छा, अब देखो यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये हम लोग ऐसे बैक में जाएंगे। देखो क्या सीखा था हम लोगों ने लास्ट दिन, ये पीएल का जो भी डेटा है ये हम लोग को बैक में जाना है, तभी जाके हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहुंच सकते हैं। तो हम लोग बैक में ही चल रहे हैं। देखो इसमें इसको ऐड कर दिया करके ये वाला हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर ये तो नेट है, ये एक एक आइटम का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये जो है पीएल में हम लोग का 3 तरह का एक्टिविटी जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस 3000 है, तो इसे हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो लेस होता है वहां पर ऐड होगा, इसीलिए क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग चीज हमें लेना नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉस के लिए प्रॉफिट कम दिख रहा है तो उसे ऐड करेंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो हम लोग ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। पैटर्न भी उसी तरह का हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3000, तो यहाँ पर 3000 जो है ऐड हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब 12,000 गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पर आएगा ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गेन हुआ है तो ऐड लेस होता है, गेन होने से प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर ऐड है तो यहाँ लेस करना पड़ेगा। वो तो अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे, बाकी मैंने लास्ट दिन भी समझाया था। और इसका ये रूल्स होता है कि जब मेरा ये ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, ये दिखाने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो मुझे इसको लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, ये लेस हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर 6,000 इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पर दो चीज बोल दिया, इंटरेस्ट इनकम भी बोल दिया है, रिसिप्ट भी बोल दिया है। तो ये दो जगह पे जाएगा। एक तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसे हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग इसको लेस करके दिखाएंगे। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम बोल के ये हो जाएगा 6,000, ये यहाँ से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाने के लिए हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है तो ये हमें लेस करना पड़ेगा। और क्योंकि ये इंटरेस्ट है
तो ये इंटरेस्ट हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो इंटरेस्ट कब रिसीव होता है, जब हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होता तो एक ही जगह पे जाता, लेकिन रिसिप्ट भी बोला है, मतलब हमारे पास कैश फ्लो हुआ है, रिसिप्ट का मतलब। तो इसीलिए हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट 6000, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया 6000, फिर 23,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, तो लोन लिया होगा तभी इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, पेड भी है, मतलब एक्सपेंस जो ड्यू हुआ है वो हम लोगों ने पे भी किया है। तो पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे, इधर है तो एक बार इधर पहले लिख लेते हैं, इंटरेस्ट पेड 23,000, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल के नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ चला गया, ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 23,000, ये ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं था, ये दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, तो ऐड करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ तक हम लोग जब जो भी है बैक कैलकुलेशन करते हुए चले, ये यहाँ माइनस हुआ था हम लोगों ने प्लस करके ये लिखा, ये यहाँ माइनस हुआ था हम लोगों ने वहां प्लस किया, ये प्लस हुआ था वहां माइनस किया, ये भी प्लस हुआ था कैश फ्लो में माइनस किया, ये माइनस हुआ था ये प्लस किया। लेकिन इस तरह से रटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट अगर नहीं रहेगा, सिर्फ बैलेंस शीट रहेगा, तो फिर इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते हम लोग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है डेप्रिसिएशन का 37,000। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो नॉन कैश वाला 37,000 हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन बोल के नॉन कैश में लिख देंगे 37,000 यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ये ऐड बैक करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, ये दिखाने की वजह से हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये कम हो गया है, तो इसको हम लोगों ने ऐड बैक कर दिया। अच्छा, बाकी जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो तो दिखाना अलाउड होता है, तो उसको हमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। ये सब का इम्पैक्ट हम लोग का, ट्रेडिंग का इम्पैक्ट हम लोग का करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी के थ्रू से आ जाएगा। तो ये पूरा जो है यहाँ पर जो पीएल फॉर्मेट बना हुआ था, ये पूरा ही हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन था उसमें से प्लांट ये लिख लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री का अब ट्रीटमेंट करेंगे, बाकी सबका तो अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का बना हुआ है क्या, एक बार चेक करते हैं, शायद बना हुआ है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये सब इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब हम लोगों ने स्टॉक खरीदा होगा तभी इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारा कैश आउटफ्लो करवा दिया है, तो 34,000 यहाँ पर लिखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको थोड़ा ऊपर की जगह नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ पर लिखना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला जो हमें मिला लेस हो जाएगा इंक्रीज। देखो ये काफी आसान है लिखना, इन्वेंट्री पहले चेक करो बढ़ा कि घटा, इन्वेंट्री बढ़ गया है तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और जितने से इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो जितने से इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू है हम लोग का 34,000, ठीक है। अब ऐड करें कि लेस करें, इन्वेंट्री बढ़ा है मतलब स्टॉक खरीदा क्या होगा, तो कैश आउटफ्लो हुआ है तो लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया है मतलब डेटर ने पैसा दे दिया है, तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड होगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, डिफरेंस जो है वही चला जाएगा, तो 47 और 55, 8,000।
8,000। अच्छा, इसके बाद कैश तो नहीं आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये हम लोग का ऐड हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कैश आउटफ्लो कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है, तो अभी नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर ये ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर में कैश आउटफ्लो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको ऐड किया जाता है। अच्छा, इसके बाद शेयर कैपिटल, इसका अकाउंट बन चुका है, रिजर्व सरप्लस ये यहाँ पर नहीं आएगा। बॉन्ड ट्रेड पेबल 43 से 50 हो गया, मतलब हम लोगों ने 7,000 और भी लाइबिलिटी बढ़ा दिया है, तो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो 7,000 का ऐड करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा। इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 7,000, तो पैसा नहीं दिया है तभी बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी बढ़ गया है, मतलब हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, 3,000 से ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये हो जाएगा 3,000, ठीक है। अब ये सब ऐड करने से आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग ये जो नीचे का ट्रांजैक्शन है उसका यूज करते हैं, परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर 78,000, तो इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, एक बार तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर परचेज हुआ है तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज ये हो गया हम लोग का 78,000। अब ये जो अकाउंट बना है यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, परचेज हुआ है तो टू बैंक होगा, और इसी का इम्पैक्ट मैंने अभी भी वहां पर दिखा दिया, ठीक है, 78,000। अच्छा, सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,02,000, द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90,000, तो बिका है 1,02,000 में, तो बाई बैंक 1,02,000, तो जैसे ही कैश या बैंक आएगा तो इसका इम्पैक्ट हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। तो इसमें देखो इसका कॉस्ट था 90,000, अगर 1,02,000 में बिका है तो इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ये दोनों का डिफरेंस 1,02,000 माइनस 90,000, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है 12,000, तो ये प्रॉफिट हम लोगों को 2 बोल के 2 PL बोल के यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ये हो गया 12,000, तो ये ट्रांजैक्शन पुट हो गया, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंटिंग एक्टिविटी में लिख दिया, परचेज सेल भी लिख देते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,000, यहाँ पर हो जाएगा 1,02,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये देखो ये जो था ये पीएल, ये पीएल में भी आना चाहिए, ये ऑलरेडी आ चुका है, देखो 12,000, ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग, ये देखो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आना चाहिए, वो मैंने पहले पीएल देख के बनाया, तो ये ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट जो है हम लोग का आ चुका है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर परचेज प्लांट एसेट फॉर 1,20,000, प्लांट खरीदा गया है 1,20,000, ठीक है, तो प्लांट पे हम लोग को लिखना पड़ेगा टू बैंक बोल के 1,20,000। अब इसका इम्पैक्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, परचेज ऑफ प्लांट, यहाँ पर लिखते हैं परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000, ठीक है, ये माइनस में लिखे। अब इसके बाद सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ 2,000 फॉर 5,000। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिलेटेड बता दिया है, हम लोग को बोल रहे हैं जो प्लांट बिका है उसका कॉस्ट है 10,000, उस पर डिप्रिसिएशन लगा है 2,000, और कितने में बिका है 5,000 में, मतलब सेल ऑफ प्लांट जो है, सेल ऑफ प्लांट ये 5,000 है, ये कंफर्म है, ठीक है, बाकी यहाँ पर दिखाते हैं इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, अगर प्लांट बिक गया है तो उसका एंट्री कैसे होगा उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से होगा, प्लांट का ऐसे लिखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, जो प्लांट बिक गया उसका कॉस्ट है 10,000, ठीक है। अच्छा, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब अभी तक का जो डेप्रिसिएशन उस पे लगा है सेल होने के पहले तक का, वो है 2,000, और
सेल वैल्यू, सेल वाई है यहाँ पर लिख देते, सेल वाई कितने में 5000, ठीक है, सेल वाई 5000 में। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर इस पे प्रॉफिट या लॉस चेक करें तो इसका WDV वैल्यू कितना है, 10,000 का प्लांट है, उस पे अभी तक अगर हम लोग का 2000 डेप्रिसिएशन लगा है तो उसका WDV वैल्यू 8000 है, और सेल अगर हुआ है 5000 पे तो प्रॉफिट हो जाएगा 3000, प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा 3000। और इसका इम्पैक्ट देखो हम लोगों ने दिखा दिया होगा वहां PL से लेके, ये देखो प्रॉफिट, ये देखो 3000 यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सॉरी लॉस हुआ, ये देखो ये लॉस होगा क्योंकि हम लोगों का, मैंने प्रॉफिट बता दिया गलती से, ये देखो 8000 का जो प्लांट है वो बिक रहा है 5000 में, तो ये क्या हो गया 3000 का लॉस हो गया, ये हम लोगों का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3000, ये एडजस्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या हो सकता है, इसका एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5000 में बेचा इन लोगों ने, लॉस हुआ है तो PL डेबिट हो जाएगा कितना 3000, टू हो जाएगा प्लांट, जो प्लांट चला गया वो कितने में दिखाते हैं 10,000 में दिखाते हैं, ठीक है। तो इधर देखो 5 और 3 8000 हो रहा है, 2000 का गैप हो रहा है, वो क्या है, वो है एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री होता है, ये तो नॉर्मल बात है, हम लोग ऐसे ऑलरेडी करते हैं क्योंकि डिप्रिशिएशन हम लोग पहले चार्ज करते हैं, तो ये हम लोग नहीं दिखाते। देखो प्लांट खरीदने से प्लांट टू बैंक या कैश, बेचने से बैंक टू प्लांट, अगर लॉस हुआ तो PL डेबिट, उसमें प्रॉफिट हुआ तो PL क्रेडिट। लेकिन एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते क्योंकि हम लोग डिप्रिशिएशन साथ ही साथ चार्ज करते हैं, उसके लिए अलग कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते। लेकिन एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करके जो भी अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है वो ये कहना चाहता है कि हम अपना डिप्रिशिएशन को अलग से एक अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है दिखाओ, लेकिन जो एसेट बिक जाएगा तब उससे रिलेटेड जितना भी डिप्रिशिएशन चार्ज किए हो अलग अकाउंट में, उसको भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम लोग उसको कॉस्ट में ही दिखा रहे थे। अब ये एंट्री का पोस्ट हो जाएगा प्लांट अकाउंट में, बाई बैंक, बाई PL, बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, ये हो गया 5000, बाई PL लॉस ऑन सेल, ये हो गया 3000, बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, ये हो गया 2000। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन में फिर इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा यहाँ पर टू प्लांट बोल के, क्योंकि जो प्लांट बिक जाएगा उससे रिलेटेड डिप्रिशिएशन हमें यहाँ से एलिमिनेट कर देना है ताकि जो ऐसे बचे हुए उसी का डिप्रिशिएशन हमें दिखेगा। तो ये इस तरह से लिख दिया। अब देखो ये जो बाई बैंक लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा सेल ऑफ प्लांट, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर आना चाहिए, मैंने दिखा दिया, ये वाला ऑलरेडी आ चुका है। डिप्रिशिएशन है 2000, तो डिप्रिशिएशन मैंने दिखाया था, ये देखो कौन सा डिप्रिशिएशन दिखाया था, जो यहाँ पर था, ये देखो जो यहाँ पर दिया हुआ था ना वो डिप्रिशिएशन मैंने दिखा दिया है, वो है 37,000। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कितना दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2000 ही दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी डिप्रिशिएशन कहाँ से आएगा, यहाँ पर चेक करेंगे। देखो ये तो वो एसेट का डिप्रिशिएशन है जो सेल हो गया, लेकिन सारे एसेट तो बिके नहीं है, बिक जाते तो क्लोजिंग में थोड़ी ना कुछ दिखता। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई बैलेंस आता है कि नहीं, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड और तो कोई डेटा दिया था क्या, नीचे चेक करते हैं। प्लांट से रिलेटेड हाँ एक यहाँ पर शायद दिया था, इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर प्लांट। अच्छा, प्लांट खरीदने के लिए बॉन्ड इशू किया गया है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड होगा, ठीक है। बॉन्ड इशू किया गया है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड इशू करने से कैश टू बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक्चुअली जो है डिवेंचर की तरह ही होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो प्लांट सोल्ड, यहाँ पर इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड, तो 1 लाख रुपीज का हम लोगों ने बॉन्ड इशू किया है और उसके बदले प्लांट खरीदा है, तो ये बॉन्ड अकाउंट में चला जाएगा। बॉन्ड अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई प्लांट 1 लाख, बाई प्लांट 1 लाख। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं और कुछ बोला है, नहीं और कुछ नहीं बोला है। अब हम लोग चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं, प्लांट अकाउंट को अभी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। देखते हैं प्लांट अकाउंट में और तो कुछ नहीं है, इसको क्लोज करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 2 5 5 10 10 और ये हो गया 7,25,000, 1 लाख 2 लाख 2 और 5 7,25,000,
ये भी 7,25,000 आ गया। तो ये टैली हो गया। अब इसका देख लेते हैं कहाँ कहाँ पुट होगा। ओपनिंग क्लोजिंग तो कहीं नहीं पुट होता है। सेल ऑफ प्लांट लिख दिया मैंने, लॉस ऑन सेल एडजस्ट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 37 लिखा है जिसमें 2000 मिल गया, बाकी यहाँ पर देख लेंगे। ये जो है बॉन्ड इशू हुआ है ये लिखना पड़ेगा। इशू ऑफ जो है बॉन्ड इशू हुआ है, लेकिन उसके बदले तो पैसा नहीं मिला कि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। बॉन्ड इशू करके हम लोगों ने प्लांट लिया है, कितने का, 1 लाख का। अच्छा, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा प्लांट परचेज में। ठीक है, तो प्लांट परचेज हम लोग 1,20,000 तो दिखाए हैं। प्लांट परचेज, परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000, वो तो कैश दे के लिया था, तो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। देखो, कैश आउटफ्लो नहीं होने से तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखा सकते, और क्योंकि बॉन्ड इशू करके कैश नहीं आया तो फिर इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हुआ है तो कैश का इम्पैक्ट नहीं आया, तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा इसी वजह से। ठीक है, ये प्लांट टू बॉन्ड हुआ है तो इसका मतलब हो गया एसेट आया लेकिन कैश नहीं गया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। और बॉन्ड इशू हुआ लेकिन कैश नहीं आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी नहीं दिखा सकते। अब बॉन्ड का अकाउंट देख लेते हैं। बॉन्ड अकाउंट में और कुछ लिखना है कि बॉन्ड अकाउंट में रीपेड ऑफ बॉन्ड दिख रहा था मुझे, ये था रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड और एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। तो रीपे करने से टू बैंक हो जाएगा। बॉन्ड अगर हम लोग रीपे करें मतलब लोन रीपे करें तो यहाँ पर हो गया 50,000, तो ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये दोनों का टोटल हो जाता है 2,45,000 और 1 लाख, मतलब 3,45,000, और इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,45,000। तो ये रीपे हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे रीपेड ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर लिखते हैं रीपेड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50,000। अब रीपे किया है तो ये हम लोग का नेगेटिव में दिखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये वाला सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है तो ये वाला लिखा नहीं शायद मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। हाँ लिखा है, परचेज और सोल्ड ये सब लिख दिया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर क्लोज होगा तो इसे हमें क्लोज कर देना पड़ेगा। चेक करते हैं, यहाँ पर है 1,27,000, 78 और 12, और ये हो जाएगा 1,15,000 और 1,02,000। 2,17,000 माइनस 1,27,000 माइनस 12,000 माइनस 17, टैली हो गया 2,17,000। और ये सब हम लोग पुट कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सेल 78, 1,02,000 ये लिख लिया है। इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट परचेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ दोनों चीजें लिख लिया है। प्लांट भी लिख लिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1,03,000 प्लस 2,000 मतलब 1,05,000 माइनस 68,000। 1,05,000 माइनस 68, 37,000। देखो यही वाला डिप्रिशिएशन हम लोगों ने वहां लिखा है, ये करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय डिप्रिशिएशन बैलेंसिंग फिगर। तो ये एक्चुअली एंट्री एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन में इस तरह का होता है। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट के जगह एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड एसेट में डायरेक्टली डिप्रिशिएशन नहीं चार्ज करना चाहते। और ये 37,000 ही मैंने वहां पर दिखा दिया पूरा इम्पैक्ट, जिसमें से ये 2,000 ऑलरेडी खाली हो गया, मतलब इस साल का टोटल 37,000 डिप्रिशिएशन होगा, जो कि हम लोगों ने वहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा दिया है। ठीक है, और ये कैसे हुआ, बेचने के बाद जो एसेट बचा हुआ है उस पे डिप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का 37,000, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सा अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज, और ये सारे अकाउंट का इंफॉर्मेशन भी पुट कर दिया। ये अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का देख लेते हैं। शेयर कैपिटल का कोई ट्रांजैक्शन बोला था, इशू 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो शेयर इशू करने से बाय बैंक होगा, बैंक टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना इशू हुआ है, 15,000 इंटू 10 मतलब ये। ठीक है, अच्छा अब इसका टोटल कर लेते हैं। 15,000 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 प्लस 3,50,000
तो ये हो जाएगा 4,65,000। तो देखो टैली हो जा रहा है, इधर भी 4,65,000 है, मतलब शेयर कैपिटल जो रेज हुआ है वो इशू करने के वजह से ही हुआ है। तो ये हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके यही वाला लिखते, ठीक है। तो 1,50,000, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या फ्रेश इशू ऐसे भी लिख सकते, proceeds from issue of shares 1,50,000, तो ये पॉजिटिव दिखेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और क्या होगा, देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, परचेज ऑफ प्लांट सोल्ड प्लांट, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, बॉन्ड इशू और प्लांट खरीदा गया, रीपेड ऑफ बॉन्ड, इशूड ऑफ ये पेड कैश डिविडेंड, तो डिविडेंड पे किया है तो फिर ये कैश आउटफ्लो होगा, यहाँ पर दिखाएंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड 8,000, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हो जाएगा 8,000, ठीक है, तो 8,000 डिविडेंड पेड हो गया। अच्छा, और देखते हैं, अच्छा इनकम टैक्स, इसका एक अकाउंट बना लेते हैं, इसका हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया, तो इनकम टैक्स का एक अकाउंट बनाएंगे। अच्छा ये बना हुआ है, चलो अब इसमें इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं, इनकम टैक्स 5,000 3,000, बाकी देखो सारे इंफॉर्मेशन यूज हो गए, ठीक है। अच्छा इनकम टैक्स का कुछ और कहीं बताए, ये देखो टैक्स एक्सपेंसेस बताए, ये पीएल में है तो ये बाई पीएल बोल के आ जाएगा, बाई पीएल 7,000 मतलब प्रोविजंस वाला पॉइंट, तो 7 और 5 12,000, और यहाँ पर है 12,000 से 3,000 लेस कर देंगे तो ये बाकी बैलेंस आ रहा है 9,000, इसको क्या लिखेंगे टू बैंक या कैश, तो 9,000 टैक्स एक्सपेंसेस बोल के पेमेंट पे चला जाएगा 9,000, यहाँ पर 9,000 ये पेमेंट हो जाएगा। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यूज कर लिए, कुछ भी बाकी नहीं रहा है, सारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया, अब हम लोग एक एक करके क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का 23,000 आ गया, 23,000, और यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का चेक करते हैं कितना आ रहा है, 23,000 प्लस 26,000 -12 और 16 मतलब -18,000, 31, ऑपरेटिंग नॉन कैश -37, सॉरी +37, तो ये हो जाएगा 68, अब इसमें से लेस हो जाएगा 34,000 प्लस 8,000 प्लस 7 3 10 और 4 14,000, 56,000 लेस हो जाएगा 9,000, 47,000, ठीक है, तो 47,000 आ गया, ये हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये एडजस्ट करके हम लोग का आ रहा है 47,000। इसके बाद ये वाला यहाँ पर 1,02,000, पहले पॉजिटिव कर लेते, 6,000 और 5,000 11,000 प्लस 1,02,000 माइनस 78,000 माइनस 1,20,000, तो ये नेगेटिव में आ रहा है 85,000, तो इसको लिखना पड़ेगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये एडजस्ट करके देखते हैं 23, ये हो गया 1,50,000 से 50 लेस हुआ, पॉजिटिव 1,00,000 1,00,000 माइनस 23 माइनस 8,000, तो ये हो गया 69,000 पॉजिटिव, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो या जनरेटेड, कैश जनरेटेड
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये सब ऐड कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा नेट कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो वो चेक करते हैं। तो 69,000 पॉजिटिव माइनस 85,000 और प्लस 47,000, 31,000 पॉजिटिव आ रहा है। 31,000 नेट कैश जेनरेट। यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000। तो 31 प्लस 50 46,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर है 46,000। तो ये टैली हो गया, ठीक है। इसका मतलब सही है। वैसे भी तुम लोग स्टार्टिंग में भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ये अमाउंट ओपनिंग है, ये क्लोजिंग होना चाहिए। तो अगर ओपनिंग में 15,000 है, क्लोजिंग 46 होना चाहिए, तो इससे ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए। यहाँ पर 1 आना चाहिए और यहाँ पर 3 आना चाहिए, 31। मतलब हम लोग का कैश फ्लो ही होगा ड्यूरिंग द ईयर और उसका आंसर 31। वो पहले ही हम लोग को पता चल जाता है। मतलब पूरा चीज सॉल्व करके हमारा 31 ही आना चाहिए। वो ये दो डेटा का रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो भी पता चल जाएगा कि 41 आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग को ऐसे प्रेजेंट करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक था वो रिजर्व सरप्लस जो मैंने बोला, उसका यूज करने का जरूरत नहीं, वो भी एक बार समझा देते हैं। देखो रिजर्व सरप्लस एक्चुअली किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। तो ये अगर कोई अकाउंट बनाता है तो ऐसे बना सकते हो। अगर बनाना चाहते हो हम एक बार दिखा देते हैं। इसका जरूरत नहीं होता है बनाने का, फिर भी एक बार समझाने के लिए हम दिखा देते हैं। ये देखो रिजर्व सरप्लस जो है 132 और 1,40,000। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस पीडी 1,32,000 और यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी यहाँ पर 1,40,000। ये लेकिन बनाने का जरूरत नहीं होता, हम जस्ट समझाने के लिए कर। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व पीएल बहुत सारा चीज आता है। तो यहाँ पर हमेशा मानोगे कि ये रिटेन्ड अर्निंग या फिर पीएल का ही है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग या पीएल का है जब तक हमें और कुछ नहीं बताता है जनरल रिजर्व पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पीएल का ये कौन सा वाला है, ये एप्रोप्रिएशन वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंट्री आएगा, जो हम लोग का एप्रोप्रिएशन का एंट्री है। यानी कि तीन चीज, एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक हम लोग का प्रोपोज डिविडेंड और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का जो मतलब डिविडेंड वगैरह पे होता है वो। ये देखो यहाँ पर डिविडेंड का देखते हैं। डिविडेंड यहाँ पर पेबल बताया था इस क्वेश्चन में। देखो डिविडेंड पेबल हम लोग का था, पेड था, पेबल नहीं था, पेड था। डिविडेंड पेड था, ये रहा। कहाँ चला गया, 8,000 बताया था, एकदम एंड में बताया था। ये देखो कैश डिविडेंड 8,000। तो यहाँ पर ये जो है पीएल से ही पे होता है, तो टू बैंक बोल के यहाँ पर डिविडेंड ये 8,000, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हम लोग का यहाँ पर जो टैक्स, ये टैक्स वाला ये कहाँ पर गया, ये जो पीएल का यहाँ पर दिखेगा, ये देखो ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना आ रहा है, 16,000 आ रहा है। ये हम लोग रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये हम लोग रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व सरप्लस का जो पीएल हेड होता है, तो यहाँ पर बाई पीएल बोल के, क्योंकि ये तो देखो पीएल ही बना हुआ है ना, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया हुआ है 16,000। पहले से इतना था, इस बार का इतना 16,000 आया है। तो 16,000 और 1,32,000 ऐड करो। ये देखो हम लोग के पास पहले से 1,32,000 का प्रॉफिट था, इस बार कितना जनरेट हुआ है 16,000। मतलब टोटल हो गया 1,48,000। उसमें से 8,000 का डिविडेंड पेड हो गया, तो बचा हुआ होना चाहिए कितना, 1,40,000, ठीक है। तो ये 1,40,000 इसी हिसाब से दिख रहा है। बाकी इसको बनाने का जरूरत नहीं, एक बार फिर से देख लेते सही हुआ है कि नहीं। टोटल 1,48,000 और यहाँ से 8,000, हाँ ठीक हुआ है। तो ये हम लोग का
ये आ जाएगा। ये डिविडेंड पे हुआ है तो ये डिविडेंड पेमेंट का एंट्री हम लोग का 8000 यहाँ पर, क्योंकि देखो डिविडेंड पे करने से डिविडेंड टू कैश और बाद में ये पीएल में जो है ट्रांसफर हो जाता है, तो पीएल डेबिट टू डिविडेंड हो जाता है, तो वही वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बना हुआ है, तो हम लोगों ने इसका यूज ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, ये जो यूज है ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है कि ये 23,000 हम लोगों ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लिख दिया, तो इसका इम्पैक्ट हम लोग को कहीं पर दिखाने का जरूरत नहीं हुआ, तो वो इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। डिविडेंड का इम्पैक्ट डिविडेंड में चला गया है। ये 16,000 का जो है वो तो हमें नहीं चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों ने उसमें टैक्स ऐड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा दिया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है बनाने का, बाकी सारे अकाउंट्स वही बनाओगे जिसका या तो वैल्यू में चेंजेस हुआ है, वैसे देखने से बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसपे एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर मोर देन वन इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से दिया हुआ है उसी का हमें यहाँ पर जो है अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है ये हम लोग का हो गया था। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड वाला सारा क्वेश्चन ही हो गया। 6, 7, 8 इनडायरेक्ट मेथड का भी हो गया, एक ही क्वेश्चन बाकी है। बाकी सब जो है 9 वाला डायरेक्ट मेथड का था, ये भी हो गया है। एक मिनट हम बता देते हैं इसमें और हम लोग का कौन सा क्वेश्चन बाकी, एक 12 वाला बाकी है, देख लेते हैं। 6 नंबर हो गया, 7 तो आज ही करवाया, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर 8 वाला लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने शायद। 8 वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का डायरेक्ट मेथड से है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का डायरेक्ट मेथड से है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को इनडायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ये इनडायरेक्ट मेथड से बन जाएगा। फिर उसके बाद 11 हम लोग का डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड तो मैंने सारा करवा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन जो है इलास्ट्रेशन का, ये हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। 11 हो गया है, 12 ये वाला हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसका 2, 3, 4, 5, 6 इसमें देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्ट मेथड से है कौन सा इनडायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो समझ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर हम एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो इनडायरेक्ट मेथड से ही हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड से है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 2 भी शायद इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये सब इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन जो है बचा हुआ है, लेकिन हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड जो है लगभग जो है जो भी कंसेप्ट होता है कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया। तो ये हम होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जितना सारा होगा। एक क्लास और चाहिएगा और शायद और एक क्लास, 2 क्लास चाहिए इतने सारे क्वेश्चन को करने में। अभी और कोई स्टार्ट इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा सारा क्वेश्चन जो है, काफी मतलब लेंदी है, नहीं तो हम थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते थे, इसलिए मैंने और नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, पर आज इतना ही करते, तुम लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो।